रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। उसका शीर्षक है दिए मिट्टी के। इसको लिखा है, इस कहानी को स्वर्गीय शांतिदेव बालाजी ने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का दीपक जलाने की परंपरा तो वैदिक काल से ही चली आ रही है। त्रेता युग में भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, और द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर राक्षस का वध किया तो उसके बाद सबने दीपक जलाकर अपनी खुशी को प्रकट किया। अभी दिए मिट्टी के जलाकर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं आदरणीय स्वर्गीय शांतिदेव बालाजी के बारे में। आपका जन्म 3 जून 1927 को हुआ था। आपने MA अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। साथ ही MA राजनीति शास्त्र कानपुर विश्वविद्यालय से किया। आपने PhD महर्षि दयानंद एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर लखनऊ विश्वविद्यालय से की। आपका ये शोध ग्रंथ संयुक्त राज्य अमेरिका की बेस्ट सेलर सूची में रहा है। आप अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग गोकुलदास कॉलेज मुरादाबाद में 1952 से 1964 तक रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में आप 1964 से 1987 तक रहे। आपकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आपने अनेक यात्रा वृत्तांत, नारी की सामाजिक राजनीतिक चेतना, अनेक कहानी संग्रह, व्यंग्य रचनाएं, बाल साहित्य और काव्य संग्रह लिखे हैं। इसके साथ ही आपने अनेक पत्रिकाओं में संपादन का कार्य भी किया है। आपको पता है विष्णु सहस्त्रनाम की व्याख्या, जिसमें नामों की विवेचना मूल अर्थों में की गई है, अत्यंत चर्चित है। आपको अनेक सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और आज आपकी इस कहानी का मंचन करते हुए हम लोग गौरवान्वित महसूस करें। तो आइए देखें दिए मिट्टी के। और रुकिए रुकिए, दिए मिट्टी के देखने के पहले हम लोग सुनते हैं आज का समारोह गीत, जिसे लिखा है अमरीश बॉबी ने। तो प्रस्तुत है समारोह गीत। आप लोग सोच रहे होंगे समारोह गीत क्यों हम लगा देते हैं बार बार, उससे इसलिए मन सज्जा हो रही है तब तक। नमस्कार, मैं गोपाल सेना, कहानी दिए मिट्टी के लेखिका डॉक्टर शांति देव बाला। तुमको समझ में नहीं आता है क्या? अरे मिट्टी के दिए जलाएंगे ना, तेल गिरेगा। तुम्हें मालूम है कि अभी अभी पूरी कोठी का रंग रोगन कराया है। समझ में नहीं आता क्या तुमको? अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे क्लिनिक जाना है। सुनो, दिए शाम को जलाना है, जला लेगी अपने कमरे में। माँ वो 10 बार कह चुकी है, उनके कुल की रीत है वो, अब
लक्ष्मी का आना और क्या ना आना। अगर दिए नहीं जलाएंगे तो क्या लक्ष्मी माँ अंधेरे में डर जाएंगी? गरीब का दर्श कब कहाँ किस तरह चुनेगा, ये वो पिछले 6 महीने में अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर मेहता को अचानक विदेश में बड़ा ऊंचा पद प्राप्त हो गया था और आनंद आनंद में सब परिवार वो विदेश चले गए। हाँ, जाते समय उन्होंने डॉक्टर कुमार से जरूर कहा, मैं पूरी कोठी आपको खाली करके दे रहा हूँ, पर पीछे जो आउट हाउस है उसमें ज्योति, उसकी माँ और दादी रहती। दादी का जवान बेटा था, चला गया दुर्घटना में। ज्योति तब दूध पीती बच्ची थी और उसकी माँ सिर्फ 30 साल की। 10-12 साल से यही है ये पूरा परिवार। बहुत अच्छी है तीनों, रहने दीजिएगा तो रहती रहेगी, नहीं तो कह दीजिएगा जगह ढूंढ लेगी कहीं ना कहीं। एक ट्रक पर मेहता परिवार का सामान लादा जा रहा था तो दूसरे ट्रक से डॉक्टर कुमार के परिवार का सामान कोठी में उतारा जा रहा था। ज्योति की मां और दादी को पीछे आउट हाउस से हटाया नहीं गया, लेकिन पहले ही दिन से समीकरण बदल गया। डॉक्टर मेहता के सामने वो तीनों घर का अभिन्न अंग थी, घर की सदस्याएं थी। ज्योति की दादी सबकी दादी थी, तो उसकी मां को सब चाची कहते। मिस मेहरा भी डॉक्टर थी, सवेरे 10 से 3-4 बजे तक अस्पताल में रहती। चाची घर संभालती, बेटी शालिनी को स्कूल के लिए तैयार करती, लंच पैक कर देती, भोजन तैयार करती, और दादी जब तक चावल पछोड़ देती, गेहूं धुलवाती, दालें बीन देती, मसाले कुटवा देती और बढ़िया तोड़ देती। घर एक अच्छे फ्रिज सा शीतल सा चलता रहता। शालिनी ज्योति के बराबर ही थी, दोनों साथ खेलती, रस्सी कूदती, होमवर्क करती। वो सेंट मैरी में थी और ज्योति कस्तूरबा स्कूल में। बड़े बड़े थे, छोटे छोटे थे, पर एक अभिन्न विश्वास पर टिके हुए, परस्पर निर्भरता का एहसास किए हुए। डॉक्टर कुमार के परिवार में भी कोई अधिक लोग नहीं थे। उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी और शाम को अपनी क्लिनिक में बैठती थी 2 से रात्रि 10 बजे तक। बेटी रूपम 10वीं में थी और बेटा आनंद मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर। काम यहाँ भी वही था, पर पहले दिन ज्योति की माँ चाची से आया हो गई और ज्योति की दादी बुढ़िया सास। आया आया जी मैडम। अरे इधर आओ। अपनी बुढ़िया सास से कह दो कमरे के अंदर रहा करे, यहाँ भीतर घर में घुसने की जरूरत नहीं है जी। और हाँ, सुबह कितने बजे आओगी तुम? सुबह 6 बजे मुझको और साहब को बैठनी चाहिए। 8 बजे नाश्ता डाइनिंग टेबल पे लग जाना चाहिए और दोपहर में रूपम बिटिया जो भी खाएं उन्हें लंच में तैयार करके देना होगा। समझ गई हो? इसी तरह के हुक्मों की बजा फरमाते कब दिन बीत जाता पता नहीं चलता। हर जगह ताले पड़ते, रसोई के घर के स्टोर रूम पर ताला, हर अलमारी पर ताला, जिधर देखो ताला। बाहर जाते समय सारे कमरों पर ताला। सारा काम घड़ी की सुइयों से चलने लगा। हर चीज का हिसाब, रोटी कितनी बनी, चावल कितनी कटोरी, साबुन की बट्टी कितने दिन चली, स्टोव ड्राइव जल्दी क्यों फट गया, गैस कितने दिन क्यों चली, चीनी कैसे खत्म हो गई। हर समय डांट फटकार, कैसे पोछा लगाती हो? भगवान ने आंखें दी है बड़ी बड़ी, पर दिखाई नहीं पड़ता। और वो देखो खुश है बुढ़िया लॉन में बैठकर धूप सेक रही, वो ऐसा नहीं करेगी, मना कर देना उसे। महीने भर बाद वेतन देते समय जोड़ घटाने होते और भुगतान के साथ उनके कमरे का तथाकथित किराया जुड़ता और वेतन से काट दिया जाता। आया, ये काम है तुम्हारा? इतना पैसा लेती हो? अरे भाई, इतना बड़ा कमरा इतने कम में मिलेगा कहाँ? करती ही क्या हो? झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना। खाना कितने लोगों का बनता है? कुल जमा 2.5-3 लोग हैं हम। और हाँ, वो तुम्हारे कमरे के बाहर का जो बरामदा है वो तुम्ही ने घेर रखा है। और ये तुम्हारी जो लड़की है ना, दिन भर सारे घर में उचकती फिरती है, सो अलग।
हर काम का वेतन तय किया गया और हर बार के वेतन में कमरे का किराया काट दिया गया। कर कटाकर जो चाची को मिला वो इतना कम था कि ज्योति को आगे पढ़ाने की बात सोची ही नहीं जा सकती। वैसे भी ज्योति की फीस डॉक्टर मेहता ही देते थे। श्रीमती मेहता शालिनी के अच्छे कपड़े ज्योति को दे देते। जाड़े में गड़ावन मिलता, कभी कंबल, कभी केस, कभी शॉल, और फिर भी कहती, इतनी अच्छी तरह से चाची आप मेरा घर चलाती हैं कि अपनी सगी बहन भी इस तरह मेरा घर ना चलाती। ज्योति 5वां पास कर चुकी थी। आगे पढ़ने के लिए बहुत रोई हुई, पर स्कूल जा नहीं सकती थी। दिन भर डोलती रहती। एक लड़की दिन भर पकड़ती रहती है, लॉन को साफ कर दिया करो। ऐसे कई काम अब ज्योति को करने पड़ते। एक साफ सुथरा भला सा परिवार अब महज 3 औरतें, 3 नौकरानियों का समूह बन गया था। एक जो बुढ़ी हो चुकी थी, एक जो काम कर रही थी, और एक जो भविष्य में नौकरानी बनने की प्रक्रिया में थी। उन तीनों के लिए अब 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना कठिन था। सास के घुटनों में बहुत तकलीफ थी और ज्योति अभी भी छठे में दाखिल होने की जिद पकड़े थी। दिवाली सिर पर थी। चाची की समझ में नहीं आ रहा था कि वह त्योहार कैसे मना पाएगी, सास की दवा कैसे ला सकेगी। और ज्योति अब ठीक है, 5वीं तो पास हो गई है, नहीं पढ़ेगी। 2:30 बज रहे थे। मिसेस कुमार जा चुकी थी और रूपम का टेम्पो आता ही होगा। पहले तो रूपम के आते ही ज्योति दौड़कर दीदी दीदी कहकर फाटक खोल देती। अब वो सहमी रहती। रूपम आकर खड़ी हुई कि फोन गुनगुना। बेटा, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। पापा भी देर से आएंगे। जरा इन लोगों से काम करा लेना, वरना सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। समझ गए? हाँ हाँ ठीक है। रूपम बहुत कुछ समझने लगी थी। जब पहले उसने ज्योति, चाची और दादी को देखा था तो कैसे साफ सुथरी भली सी लगी थी, और अब कैसी सहमी, डरी सी, मलिन, दीनहीन, घबराई सी। फिर वो सोचने लगी, अब माँ को क्या समझाया जा सकता है? दिन भर बस डांट फटका। लोगों को नापने का उनका पैमाना ही अलग है। अभी मिस्टर चड्ढा और आंटी आ जाए तब देखिए इनकी जुबान एकदम मधु ही मधु, हर शब्द जैसे शहद में घुला। ज्योति, इधर आओ। ज्योति, इधर आओ ना। बिटिया, पहले आप कुछ खा लें। बताइए, मैं क्या गर्म कर दूं? कढ़ी, चावल, पुलाव? हाँ हाँ। ज्योति, इधर आओ जल्दी, बुला रही हूँ ना। ज्योति, तुम पढ़ना चाहती हो? बताओ, सच सच बताओ, पढ़ना चाहती हो ना? जाकर के लॉन साफ कर। नहीं, अभी मैम जी बहुत नाराज हो जाएंगी। बिटिया, पहले आप कुछ खा लीजिए। मैं खा लूंगी और लॉन बाद में साफ होता रहेगा। कल से ज्योति स्कूल जाएगी और इसकी फीस मैं दूंगी। आप परेशान मत होइए चाची, बस आप माँ को कुछ मत बताइएगा। और आपने जो कुछ भी बनाया है ले आइए, मैं सब खा लूंगी। आप लोगों ने कुछ खाया? हाँ बिटिया, हमने खा लिया। ठीक है। उसके बाद से घर नाटक के 2 अंकों की तरह चलने लगा। सवेरे खत्म होता तो कुर्सी पर होते मिसेस कुमार, डांटती, फटकारती, गुनगुनाती, खींचती, हुकूमत करती, और सामने होती एक आया डरी सी काम निकालती। फिर अंतराल होता, पर्दा फिर उठता, और इस बार पर्दा उठता तो दूसरे अंक पे एक सहज विश्वास आत्मिका होती। तब ज्योति होती, चाची होती, सब हल्का हल्का होता। रूपम होती। श्रीमती कुमार को भी लगा कुछ बदल रहा है घर में। क्या, कहाँ बदल रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा था। हाँ, ये उन्होंने जरूर देखा कि ज्योति बस्ता लेकर स्कूल जाने लगी। आया?
आया, सुन नहीं रही हो क्या? इधर आओ। जी जी मैम। ये तुम्हारी लड़की फिर से स्कूल जाने लगी क्या? अरे क्या करोगी पढ़ा के? बैरिस्टर बनाओगी? औकात में रहो अपनी, उसको कुछ घर का काम सिखाओ। चलो जाओ, जाकर अंदर बेडरूम साफ करो। ज्योति, एक बात बताओ, फीस के पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास? लगता है कहीं चोरी कर रही हो। तुम्हें ज्यादा पैसे लेती है, काम कुछ करती नहीं है, फालतू में इतने पैसे चाहिए। माँ, आप तो हद ही करती हैं। अरे आप हजारों रुपए हर महीने अपने सैंडल, बैग और साड़ियों पे खर्च कर देती हैं। वो बेचारी कतर ब्योत के अपनी बेटी को पढ़ा रही है, पढ़ाने दीजिए ना चाची को। चाची? ये चाची कब से हो गई मेरी? अरे इनको ना दबा के रखना चाहिए, वरना सर चढ़ जाएंगी। समझ में नहीं आता है क्या तुमको ये बात? चाची, समझ में नहीं आ रहा है? ये चाची कब से हो गई तेरी? समझ में नहीं आ रहा है। इतने पैसे इसके पास आ कहां से रहे? कहीं ना कहीं ये चोरी करती होगी। हाँ, पैसा ले रही है। हाँ। बिजली की झालरों से कोठी सज चुकी थी। आनंद भी आप पहुंचा था दिवाली पर। मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक थी ना, अब रह सकेगा तो चल। आनंद को नाटक के दोनों अंकों के मंच का रहस्य जानने में समय नहीं लगा। आनंद जब घर लौटा तो दियों से भरी बड़ी टोकरी और धान के खीर का बड़ा थैला उसके साथ था और सरसों के तेल का बड़ा टीन भी। शाम को मिसेस कुमार जब लौटी तो बिजली की झालरें तो जल बुझ रही थी, साथ ही सैकड़ों दिए तेल का स्नेह भरे दिखा रहे थे। यहाँ से वहां तक और पीछे के आउट हाउस की गुंडेर पर भी दीपक की लौ कांप कांप कर जल रही थी। बिजली और दियों की ज्योति मिलकर सुहाने लग रहे थे। ज्योति, अब भैया आ गए हैं तो घर में मिट्टी के दिए भी जलेंगे और झालरें भी लगेंगी। ज्योति, इधर आओ। ज्योति, माँ, तुम चुप रहो, इधर आओ। रूपम, थाली लाओ। दिए की थाली लेके इधर आओ। इधर आओ। आनंद और रूपम ने मां से लाड जताते कहा तो लगा मिसेस कुमार के बंद होठों के अंदर ही एक मुस्कान उभरी थी शायद। तो ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी दिए मिट्टी के। इसमें भाग लिया था डॉक्टर मालविका त्रिवेदी, ममता शेखा, काव्या मिश्रा, उन्नति श्रीवास्तव और गोपाल सिन्हा ने। जी,
अलका प्रमोद जी हम लोगों के साथ इनकी कहानियों का मंचन हम लोगों ने देखा। आप दो शब्द आप सब लोगों से कहना चाहते। आज अभी आपने जो कहानी देखी डॉक्टर शांति देव बाला जी, यहाँ पर जो 50 कहानियाँ प्रस्तुत हो रही हैं उसमें अधिकांश लेखिकाएं अभिव्यक्ति नाम की संस्था जो है उसकी देन है, और डॉक्टर शांति देव बाला उस संस्था की अध्यक्ष थी। उन्होंने ही उसको पालित और पोषित किया और उन्हीं की देन हैं हम सब लेखिकाएं। तो इसलिए आज कहानी में जितने भी पात्र थे, मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। और उनको तो आपने देखा ही है, और बहुत सारे लोग हैं मंच पर जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलवाना चाहूंगी। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। ऐसी ऐसी हम लोग हैं। मंच पर प्रकाश कल्पना गोपाल सिन्हा जी, प्रकाश संचालन मनीष सैनी जी, संगीत संकलन एवं संचालन अभिजीत पांडे, मैंने नाम पहले बोल दिया, ये लोग अभी आ रहे हैं। अभिजीत आप बताइए कौन? मनीष जी, संगीत संकलन सहायक शुभम कुमार दुबे, अहमद एवं सचिन, निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, शुभम कुमार दुबे, मीडिया अनुराग अवस्थी, सोशल मीडिया अमरीश बॉबी, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अनुराग शिवा, प्रस्तुति नियंत्रक भानु प्रकाश पांडे, सामान्य व्यवस्था अशोक सिन्हा जी, राजेश मिश्रा एवं अजय भटनागर जी। मंच पर आए। मंच सज्जा रंगम परिधान समारोह शीर्षक गीत, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अमरीश बॉबी। इसके साथ ही आज की लेखिकाओं को जो हमारे साथ हैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। अलका प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों की कहानियों और शांति देव बाला जी की कहानी का आज मंचन हुआ है। हम जोरदार तालियों से हमारी आज की प्रस्तुति 3 कहानियां, तीनों अलग अलग कैलिबर में थी। निदेशक माफ करिएगा, जिनके कारण इस सब पर ही काम करने नहीं इस सबके निर्देशक थे संगम बहुगुणा। आप दोनों के बिना तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 50 कहानियों की परिकल्पना इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल आप लोगों से फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। शुभ
तात्पर्य। थैंक यू।